नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। किसानों के आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो शतक आज किसानों के आंदोलन को लग चुका है और ऐसे में किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं और कल केएमपी एक्सप्रेसवे जाम किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। 100 दिन पूरे होने पर किसान ये जाम करेंगे। तो केएमपी एक्सप्रेसवे को किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो हम केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि पिछले 100 दिनों से किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए, फिर चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर या तमाम अलग अलग बॉर्डर्स, दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की तरफ से उठाई जा रही है। इसी के साथ साथ एमएसपी पर गारंटी लाने की भी बात किसानों की तरफ से की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों के आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सिंघू बॉर्डर पर ऐलान किया गया कि आने वाले दिनों में यानी कि कल जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान किया गया था कि केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां भी किसानों की तरफ से पूरी कर ली गई है लगभग। तो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अब किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। शतक लग चुका है किसान आंदोलन को और ऐसे में किसान अभी भी अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार डटे हुए हैं। सिस्टम सारा ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਆ ਸਮਰਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। इन्हां वीरां दा, इन्हां पिंड वालियां दा मैं बहुत धन्यवाद करते हैं। 26 नवंबर के आया वहीं सियाल भी निकाला है, सियाल का भी इंतजाम सी, हुण गर्मी का भी इंतजाम करेंगे, पखे हैं मच्छर तो सब कुछ करेंगे। साडा जो किसान आ उठेगा नहीं, कोई कल्ला पंजाब हरियाणे का नहीं, सभी सूबे का किसान आ वहीं जब बैठा रहेगा, जाएगा नहीं। हम तो अपने हक मंगने आए, हक लेके जाएंगे। कोई सानू कोई गर्मी की परवाह नहीं, कोई मच्छर की नहीं, कोई काहे का नहीं, कोई साडी चिंता नहीं। कुल जिमीदार ही जितना भी है सारे बार्डर पर आपका पूरा प्रबंध करी जाता। ये नहीं भी इत्थे ही करया, सभी कुछ करया। ये अभी जो आप देख रहे हो ये अभी गर्मी के हिसाब से बनाया गया है। पहले इधर मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई, आपके राइट साइड में इधर जो तंबू हमारा वो सर्दी के लिए हमने बनाया था, ये हमने गर्मी के हिसाब से बनाया है। आगे गर्मी अब बढ़ने लगी है, आगे गर्मियाँ और होंगी, उसी हिसाब से इसको पक्का लगा दिया है, इसमें पंखे लगा दिए हैं। और दूसरा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहेगी उसी हिसाब से कूलर और एसी अपग्रेड होते रहेंगे। फिर उसी हिसाब बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद यानी कि एजीपी 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी यानी कि यूपीपी को 8 सीटें दी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में असम के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी साझा की। बंगाल में 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं और जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी सार्वजनिक करेगी। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम सीट पर बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतरना चाहते हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला बीजेपी चुनाव समिति को करना है। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल थे। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने चुनाव समिति के सामने कहा है कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ती हैं तो वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहेंगे। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि बंगाल में कुल 8 चरणों में इस बार चुनाव होंगे। वहीं टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सीएम ममता बनर्जी प्रदेश की सभी 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि पहले ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं।
पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान शुरू होते ही बीजेपी और टीएमसी समेत सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनावी अभियान तेज हो चुका है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर कोलकाता में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में पीएम मोदी की तस्वीरों वाले केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े विज्ञापनों को हटाने के लिए 72 घंटों का वक्त दिया है। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन केरल से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि श्रीधरन ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी से सीएम उम्मीदवार बनाने को कहा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिल्ली सरकार की एक नीति पर विचार करने को कहा है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना को लागू किया था, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने पसंद किया था। दिल्ली में मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना लागू होने से राज्य में रहने वाले करीब 29,000 से ज्यादा वकील, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिल रही है। इसी स्कीम को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों तथा कंपनियों पर आयकर विभाग की छापेमारी और जांच चल रही है। आयकर विभाग ने गुरुवार को मामले में बड़ा खुलासा भी किया। आयकर विभाग ने अपने बयान में कहा कि सर्च के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस के आय और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले हैं। विभाग ने कहा कि आयकर विभाग को 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। वहीं इन फिल्म कंपनियों के अधिकारी 350 करोड़ रुपए के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए। तो वहीं तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसिप्ट रिकवर हुई है, जिसकी जांच लगातार जारी है। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों और कंपनियों पर आईटी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। फिल्मी सितारों के घर आईटी की रेड को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मुहावरे के जरिए लिखा कि उंगलियों पर नचाना मतलब आईटी, ईडी, सीबीआई के जरिए सरकार लोगों को नचाती है। राहुल गांधी ने ट्वीट में मीडिया को भी घेरा। उन्होंने लिखा कि भीगी बिल्ली बनना मतलब केंद्र सरकार के सामने मीडिया मित्र और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब किसानों और उनके समर्थकों पर रेड करवाना। झारखंड के सरायकेला से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक 22 साल की युवती ने आरोप लगाया कि 60 लोगों ने 1 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। युवती ने आरोप लगाया कि उसे नशीली सुई देकर दुष्कर्म किया जाता था। दावा किया जा रहा है कि युवती की मानसिक हालत ठीक नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पीड़ित युवती के शरीर पर सुई देने के निशान और आंखों पर चोट के सबूत मिले हैं। पुलिस गंभीरता के साथ मामले की जांच कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 100वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग, सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अभी किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। टिकैत ने सरकार को पहले किसानों का प्रस्ताव मानने को कहा है। किसानों के आंदोलन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक दावा करके बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि इसी महीने आंदोलन के समर्थन में एक बीजेपी सांसद इस्तीफा देंगे। हालांकि राकेश टिकैत ने बीजेपी सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफा देने वाला सांसद पश्चिमी यूपी से हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद आज किसान एमएसपी दिलाओ अभियान चलाएंगे और केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी रखेंगे। किसानों ने कहा कि 6 मार्च को आंदोलन के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी और टोल प्लाजा टोल फ्री करवाए जाएंगे। किसान काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट भी करेंगे।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से जानकारी दी गई है कि अब राम मंदिर परिसर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। पहले ये जगह सिर्फ 70 एकड़ की थी। यूपी विधानसभा में यूपी सरकार के साल 2021-22 के बजट को 2 मिनट में पास कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र विकास निधि में विधायकों को 3-3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। विधायक निधि की गाइडलाइन के तहत ही राशि स्वीकृत की जाएगी। हालांकि गुरुवार को प्रश्नकाल नहीं हुआ। वहीं सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सपा मुखिया ने कहा कि ईवीएम पर किसी को भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी तो सबसे पहले ईवीएम को हटाएगी। जहांगीराबाद नगर के रामलीला बाड़ा मैदान में जयंत चौधरी को किसान महापंचायत हुई। पंचायत को सफल बनाने के लिए रालोद नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीतापुर में एक रैली के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने खुद को देश का सबसे बड़ा गुंडा बताया और कई लोगों के नाम गिनते हुए कहा कि गुंडे मेरे आगे माथा टेकते हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी भी बताया। आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक कोर्ट ने सिधौली विधायक हरगोविंद वर्मा समेत 4 लोगों को 10 दिन की कारावास और 200 रुपए के जुर्माने का फैसला भी सुनाया। आदेश के बाद दोषियों की अपील पर विद्वान न्यायाधीश ने निजी बॉन्ड भरवाकर अग्रिम अपील की मोहलत भी दी। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी वापस भेजने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यूपी ने शिकायत की है कि 2 साल पहले एक पेशी के लिए पंजाब ले जाए गए मुख्तार को पंजाब सरकार वापस नहीं भेज रही। भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर चेकिंग के दौरान नेपाली महिला तस्करों ने महिला एसएसबी जवान पर हमला कर नेपाल फरार हो गए। वहीं इस दौरान महाराजगंज के सोनौली सीमा पर माहौल तनावपूर्ण रहा। सुरक्षा के लिहाज से दोनों सीमाओं पर भारी फोर्स भी तैनात रही। महोबा जिले में कर्ज और हालात से परेशान एक युवा किसान ने सल्फास का सेवन कर अपनी जान दे दी। मृतक के परिजन में बैंक कर्मियों पर किसान का उत्पीड़न करने का आरोप लगाए हुए और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की जांच शुरू की। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुख्तार गैंग के 2 बदमाश मुठभेड़ में मारे गए। यूपी एसटीएफ की टीम ने एक मुठभेड़ के बाद वकील पांडा और अमजद को ढेर कर लिया। वकील पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। महोबा के जैतपुर में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई। युवती की हालत देख परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के चलते युवती की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी के महाराजपुर में के जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के घाटमपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। पीछे से आ रहा बाइक सवार ट्रैक्टर से टकरा गया और ट्रैक्टर से टकराने के दौरान बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के जंदरपुर में युवक की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी का नाजायज संबंध का पता चलने पर पति ने प्रेम प्रसंग युवक की हत्या कर दी और शव को नाले में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शाहजहांपुर के रामपुर में एक युवक ने शराब के नशे में मामूली विवाद पर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ के बलीपुर में महिला सिपाही के साथ अभद्रता की गई। महिला स्कूटी से जा रही थी, तभी शराब के नशे में धुत 2 लोगों ने महिला के साथ बदतमीजी की। महिला सिपाही की सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ की जाएगी। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोड मैप पेश करेंगे।
हरियाणा विधानसभा में साल 2021-22 का बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर राज्य का बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र 12 दिनों तक चलेगा और बजट सत्र की कार्यवाही 16 मार्च तक चलेगी। इस दौरान 5 दिन अवकाश भी होंगे। इस बार के बजट सत्र में हरियाणा सरकार एंटी कन्वर्जन बिल भी ला सकती है, जिन पर सभी की निगाहें हैं। इस बिल को यूपी में लव जिहाद के खिलाफ लाए गए बिल से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है। दरअसल प्रदेश सरकार कृषि कानून किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। वहीं कांग्रेस इस बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी ऐलान कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन में 750 सवाल आए हैं, जिनमें से 14 ध्यानाकर्षण और कई स्थगन प्रस्ताव भी शामिल है। हरियाणा विधानसभा के सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इस बार दर्शक दीर्घा और मीडिया गैलरी भी नहीं रहेगी और सदन में विधायकों की थर्मल स्कैनिंग के साथ भी एंट्री दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में इस बार 2 विधायक कम नजर आएंगे। दरअसल इनेलो नेता अभय चौटाला ने पहले ही विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को अयोग्य करार दिया गया है। लव जिहाद कानून पर बीजेपी और जेजेपी का अलग रुख दिखाई दे रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं आएगा, धर्म विशेष पर कानून आएगा तो समर्थन नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव समेत तमाम मुद्दों पर रणनीति तैयार भी की गई। वहीं बैठक के बाद जनता टीवी से खास बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई है, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर भी रणनीति बना ली गई है। वहीं हुड्डा ने कहा कि सदन में किसानों की आवाज उठाई जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गुट पर तंज कसा और कहा G23 के नेता कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में हैं। उन्होंने पूछा कि पार्टी में इन्हें इतना दिया, इन्होंने क्या किया। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने 6 और 7 मार्च को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दी। इसके चलते 6 मार्च की शाम से मौसम में बदलाव आने के साथ साथ हल्की बारिश की संभावना भी है और इस दौरान दिन का समय तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। अंबाला सेंट्रल जेल की 4 दीवारी में अब फिल्मी तराने गूंजेंगे। दरअसल अंबाला की सेंट्रल जेल ने अपने रेडियो स्टेशन शुरू किया है, जिसमें जेल के बंदी ही रेडियो जॉकी होंगे और जेल के बंदियों की फरमाइश पर ही यहां पर रेडियो में गीत बजाए जाएंगे। अंबाला जेल में शुरू हुए रेडियो पर बंदियों की सेहत, कानून व्यवस्था, बंदियों से जुड़ी समस्याएं और उनके फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आपको बता दें कि पानीपत और फरीदाबाद जेल के बाद अब अंबाला जेल पर यह तीसरा ऐसा जेल है जहां पर यह बनने जा रहा है। पलवल के पुलिस थानों में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और पुलिस अधीक्षक को जल्द कैमरे चालू करने के आदेश भी दिए। भिवानी के बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। जारी की गई ग्रांट से बस स्टैंड के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और सहित अन्य कमियों को भी दूर किया जाएगा। 9 जिले में दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाएंगे, जिसके लिए वो रेड क्रॉस समिति कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। 80% से ज्यादा दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की जाएगी। महेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी अस्पताल के साथ ही निजी अस्पताल में भी कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके तहत निजी अस्पताल गंगा देवी पांडे नेत्र चिकित्सालय को कोरोना वैक्सीनेशन के टीकाकरण का केंद्र बनाया गया। करनाल के काचवा में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 7 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्कूल के कर्मचारियों समेत टीचर्स और बाकी बच्चों के सैंपल लिए गए और पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया। सिरसा में मास्क पहनने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के आह्वान पर पुलिस ने मास्क बांटे।
यमुनानगर में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ चालान काटे जा रहे हैं। समालखा रेलवे रोड पर अतिक्रमण की कार्रवाई से परेशान दुकानदार एसपी से मिले और अतिक्रमण की कार्यवाही रोकने की मांग की, जिसके बाद एसपी ने फुटपाथ का आधा हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद दुकानदारों को छूट दी। रेवाड़ी में बढ़ते अपराध को लेकर व्यापारिक संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 1 मार्च से 4 अपराधियों ने दिन दिहाड़े दुकान में घुसकर 2 भाइयों को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन व्यापारिक चौथे अपराधी को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। सिरसा में पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की कार्यकर्ताओं ने बीडीपीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही उनके मामले को नहीं सुलझाया गया तो वो धरना देंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर अंबाला में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने घोड़ा गाड़ी और सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और चित्रा सरवरा भी मौजूद रहे। रादौर में लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक सामाजिक संस्था ने रैली निकाली, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि रैली को क्षेत्र के एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली पैरेलल नहर में एक बड़ा हादसा होने से बचा। यहां पर नहर में एक महिला का पैर फिसल गया। हालांकि गनीमत ये रही कि निर्माणाधीन पुल पर सेटरिंग का काम करने वाले एक मजदूर ने महिला को डूबने से बचा लिया। सोनीपत के गोहाना में हमलावरों ने दिन दिहाड़े 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिसार में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक को दबंग बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। पीड़ित युवक की 5 घंटे तक बंधक बनाकर बेल्ट से पिटाई की गई। आपको बता दें कि पीड़ित युवक फास्ट फूड की दुकान चलाता है और अपने पैसे लेने आया था, लेकिन दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित युवक नेपाल का रहने वाला है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़ित युवक को पुलिस ने आजाद करवाया और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। हिसार के मिल गेट एरिया में बदमाशों को आतंक देखने को मिला, जहां पर 2-3 युवकों ने मोटरसाइकिल पर आए और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल कर मामले की जांच शुरू की। रेवाड़ी में एक युवती ने मनचले की जमकर धुनाई की। आपको बता दें कि युवक ऑटो में महिला के साथ बैठकर छेड़छाड़ कर रहा था। वहीं महिला ने मनचले को पुलिस के हवाले कर दिया। हिसार के मिलगेट एरिया में 3 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ियों पर ईंटें बरसाकर 3-4 गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विपिन सिंह परमार ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वहीं सीएम ने वैक्सीन लगवाने के बाद हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी। आपको बता दें अब 28 दिनों बाद उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन भी सदन की कार्यवाही में विपक्ष के विधायक मौजूद नहीं रहे। विपक्ष ने अपने निलंबन रद्द करने की मांग की। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सोलन का दौरा किया। इस मौके पर राजीव सैजल ने 7 मार्च को होने वाले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर सोलन उपायुक्त को जरूरी आदेश भी दिए। राजीव सैजल ने इस दौरान उन स्थानों का भी जायजा लिया जहां पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आएंगे और वहीं इस मौके पर आने वाले चुनावों के साथ साथ कई मुद्दों पर भी बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की गई। बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो चुका है। इस मौके पर मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाया गया। आपको बता दें कि महोत्सव 12 मार्च यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। बिलासपुर जिले में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। घुमारवीं शहर के दकड़ी चौक स्थित एक हौजरी में कार्यरत 16 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। विश्व भर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ 62 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से 25 लाख 80 हजार से ज्यादा लोगों की मौत, तो वही 9 करोड़ 18 लाख लोगों की मौत ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। देश में कोरोना के करीब 16,824 नए केस सामने आए, जबकि 13,700 से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 24 घंटे में 113 लोगों की मौत हुई।
भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,11,73,000 को पार कर चुकी है। इनमें से 1,08,38,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं करीब 1,57,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 9,000 केस मिले, जिसके बाद कुल आंकड़ा 21,88,000 को पार कर चुका है, जिनमें से 85,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ चुका है। 24 घंटे में 261 नए केस सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,40,000 को पार कर चुका है, जिनमें से 1,700 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,03,000 को पार कर चुके हैं। इनमें से 8,700 के करीब मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 2,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,71,650 के पार पहुंच चुका है। इनमें से 2,71,000 से ज्यादा लोग ठीक, तो वहीं 1,600 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों पर भारत की तारीफ की। अमेरिका ने कहा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के आर्थिक और सियासी हालात को पूर्ण रूप से सामान्य करने की दिशा में जो प्रयास कर रही है, उससे हम संतुष्ट हैं। पाकिस्तान की सिंध विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेता आपस में बुरी तरह भिड़ गए। हालात इस कदर काबू से बाहर हुए कि नेता एक दूसरे को गिरा कर पीटते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दुनिया को कोरोना महामारी में धकेलने वाले चीन की कोरोना वैक्सीन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन लेने के बाद भी 3 हेल्थ वर्कर संक्रमित होने की खबर है। आपको बता दें कि ये तीनों हेल्थ वर्कर लाहौर के मायो अस्पताल में काम करते हैं। म्यांमार में तख्तापलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने एक बार फिर फायरिंग की, जिसमें 33 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें तख्तापलट के बाद अब तक म्यांमार में लगभग 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सैकड़ों आंदोलनकारियों को जेलों में डाला गया। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का समेत किसी भी तरह की फेस कवरिंग पर बैन करने को लेकर रविवार को जनमत संग्रह कराया गया और ओपिनियन पोल से पता चला है कि अधिकतर स्विस इस बैन का समर्थन करेंगे और ये बैन कानून में तब्दील हो जाएगा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का आज दूसरा दिन है। मैच के पहले दिन इंग्लैंड की पहली पारी में 205 रन बना सकी, वहीं भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बनाए। पुजारा ने 15 रन और रोहित शर्मा ने 8 रन बनाए। टीम इंडिया की पहली पारी में शुरुआती बेहद खराब रही। ओपनर शुभमन गिल लगातार 5वीं पारी में असफल रहे और पहले ओवर की तीसरी बॉल पर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। गिल को जेम्स एंडरसन ने एलबीडब्ल्यू किया। भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज अक्षर पटेल और रविंद्रचंद अश्विन रहे। आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने 4 और अश्विन ने 3 विकेट लेकर इंग्लिश टीम की बल्लेबाजी को ढेर किया। इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। भारत के पास टेस्ट सीरीज जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका है। इंग्लैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में पहले ही बाहर हो चुका है। वहीं भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए चौथा टेस्ट जीतना होगा या फिर ड्रॉ कराना होगा। वहीं भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल की रेस में है। ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड की जीत की दुआ कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविन वार्नर ने कहा कि वो भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज ड्रॉ होता देखना चाहते हैं। इससे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगा। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि जनता टीवी आपकी ताकत।